सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, फटाफट से आ जाइए। लास्ट टाइम हम किसको लेकर डिस्कशन कर रहे थे? तो आप कहेंगे लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे केमिस्ट्री को लेकर, है ना। और केमिस्ट्री में लगभग लगभग हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसके अंतर्गत हमने सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स यानी कक्षक को लेकर बात की थी। ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल्स, आपको वर्ड देखने को मिलेगा। ऑर्बिटल्स का मतलब होता है जहां पर आपको बहुवचन में पूछ रहा हूं, है ना, एक से ज्यादा। ऑर्बिट मतलब एक, ऑर्बिटल्स मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो उसे कक्षक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसे ऑर्बिट बोलते हैं। यहां तक की चीजों को लेकर कल डिस्कशन हो चुका था। एक बार मुझे बताइए, यहां तक की चीजें क्लियर थी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ज्योति है, विकास है, प्रदीप, मंगल, सोनाली, फटाफट से आ जाइए, ठीक है। फिर डिस्कशन करते हैं आगे की चीजों को लेकर, ठीक है। अगर देखिए आज की क्लास को हम लेकर बात करें, है ना, तो हमारी एक क्या हो चुकी थे, हमारे 3-4 जो चैप्टर हो चुके थे उसके आज हमें क्वेश्चन भी लगाने हैं, है ना, क्वेश्चन भी उसके लगाने हैं। चलिए एक बार बताएंगे सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर है? नहीं, हाँ या ना तो बता दिया करो। एक बार बोल तो दिया करो शुरुआत में कि हाँ जी, आवाज वगैरह जो है वो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कि आपको मजा आता है वेट करने में। करते रहो। गुड इवनिंग। केमिस्ट्री की कितनी क्लास होंगी? 1128 क्लास केमिस्ट्री की होंगी और 3327 क्लास जो है वो फिजिक्स की होंगी, है ना। और बायोलॉजी की जो है वो, बायोलॉजी की हम 1 करोड़ क्लास करेंगे और 1 अरब क्लास जो करेंगे वो हम सारी की सारी जीएस को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और लगभग लगभग 700 सालों तक आपका सिलेबस चलेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आज की क्लास को लेकर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम हम कहां पर थे? तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर बात कर रहे थे। आप मुझे अब बता रहे होंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बताइएगा आप मुझे बताइए, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होगा, कैल्शियम 20 का। तब हम कुछ चीजों को लेकर और डिस्कशन करेंगे, यानी हमारे पास इसके, हाँ, कैल्शियम 20 को लेकर बताइए आप क्या होगा। चलिए देखिए, अगर कैल्शियम 20 को लेकर बात करें तो हमें एक चीज पता है, 1s2, है ना, इसके अलावा 2s2, ठीक है, 2s2। इसके अलावा हमारे पास आएगा 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3p6। देखिए यहां तक काउंट करिएगा, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा होगा अपनी? उसके बाद हमारे पास आ रहा होगा 3s2, 3s2। चलिए उसके बाद हमारे पास आ रहा होगा 4s2, है ना, 4s2। अब मुझे यहां तक बताइए, यहां तक की चीजें क्लियर है ना। तो ये हमारे पास हुआ। अच्छा, किसी का लगता है आज पढ़ने का मन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी आंसर मत करिएगा। और इन जो अपनी नॉलेज है ना, इस नॉलेज को अपने घर लेकर जाइएगा। जो मैं चीज आपसे पूछ रहा हूं वो बिल्कुल भी मत बताना, और अपने मम्मी पापा को बताना आज हमसे कुछ क्लास में पूछा गया था, वो हमने नहीं बताया, ये हमारी प्रतिभा थी, है ना। इसको छुपा के रखना है आपको। फिर कहते हो सब समझ में आया, समझ में आया, और जब बात आती है क्वेश्चन पूछने की तो तुम्हारे तीतर उड़ जाते हैं क्वेश्चन पूछने में, ठीक। आधे से ज्यादा बच्चों की मैं खास बात बता रहा हूं, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं उनके समझ में सब कुछ आता है, लेकिन उन पर जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं होता है। चलिए बताइएगा, इसको लेकर बात करें, इसका आंसर करिएगा। एक हमारे पास आता है Fe26, Fe26, Fe, इसको लेकर बताइए इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Fe26 का। Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? चलिए Fe26 को लेकर अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए 1s2, देखिए सिंपल सी चीज बताइएगा, यहां तक हमें ये 20 था, ये 26 है, तो यहां तक तो मैं सेम लेके चलूंगा, बिल्कुल सेम यहां तक, 4s2 तक, है ना, 4s2 तक। उसके बाद हमारे पास आता है s के बाद क्या आता है हमारे पास? s के बाद p आता है, यानी 3,
डी, सॉरी 3D आता है ना, 3D6 है ना, 3D6। सिंपल है, सिंपल है, यहां तक तो चीजें सेम रहेंगी क्योंकि 20 तक तो सेम रहेगा, 26 हमें लेकर आना है। और क्रम क्या है हमारे पास, क्रम हमारे पास 4s2 तक आएगा, 4s2 के बाद हमारे पास 3D6 आएगा। सिंपल है। अच्छा, अब इसका बताइए इसका क्या होगा। ये है सबसे मेन, एक लिखेंगे अपवाद। अपवाद, अपवाद में मुझे बताइएगा 24 क्रोमियम, 24 सीआर का क्या होगा, क्रोमियम का क्या होगा। फटाफट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, क्रोमियम 26 का 24 का क्या होगा, क्रोमियम 24 का क्या होगा। अगर मैं क्रोमियम 24 को लेकर बात करूं तो एक बात मुझे बताइएगा, यहां तक चीजों को समझिएगा, इसका अपवाद क्या है। देखिए 1s2 है ना, 2s2, इसके अलावा 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6, 3p6, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता 4s2, 4s2, यहां तक कितने हुए, यहां तक हुए हमारे पास कितने हुए, यहां तक आपने सर हमारे यहां तक हुए 20। उसके बाद आएगा हमारे पास 3d4, 3d4 ये होना चाहिए था हमारे पास, ठीक है ना। ये सब पेपर में नहीं आता है। सर जी प्रैक्टिस कब कराओगे। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां तक तो चीजें सेम थी, ठीक है, लेकिन इसका ये गलत है, ये इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता ही नहीं है। आप कहेंगे फिर होता कैसे है, आप कहेंगे देखिए मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, डी को लेकर मैं बात करूं, डी में कितने होते हैं, आपने सर डी में जो है हमारे पास कितने होते हैं, डी में हमारे पास होते हैं 5, 5 कॉलम होते हैं, हाँ या ना। मुझे सिंपल सी चीज बताइएगा, 5 कॉलम होते हैं या नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात है, इसमें 5 कॉलम होते हैं, है ना, 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। तो इसका मतलब यह है अगर मैं इसमें 4 भरूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और ये क्या है, एक अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है ये चीज, है ना। क्योंकि अगर स्टेबल कब होती, या तो पूरा का पूरा भरा हुआ होता डबल डबल, या फिर हमारे पास सिंगल भरा हुआ होता तब भी हमारे पास स्टेबल था, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। वहीं मैं इसको लेकर बात करूं तो ये 2 तरीके से स्टेबल हो सकता है, S2 किस तरीके से, ये स्टेबल हो सकता है इस तरीके से, या तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो तब भी स्टेबल है, इसके अलावा इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी स्टेबल है, हाँ या ना मुझे बताइए। तो इसका मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि हमारे पास 4s2 जो है, 4s2 ये दोनों कंडीशन में स्टेबल है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है, हाँ या ना। आपने बिल्कुल ठीक बात है। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देता तो ये अपने आप में स्टेबल हो जाता कि नहीं, आपने बिल्कुल हो जाता, स्टेबल हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं ये इसे एक चीज करना चाहूं क्या, अगर मैं यहां पर एक इसे मिटाकर मैं यहां पर 1 कर दूं और यहां पर 5 कर दूं, यहां पर 1 कर दूं, यहां पर 5 कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए कि ज्यादा स्टेबल हुई कि नहीं पहले से। क्यों, एस भी अपने आप में स्टेबल हो गई 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि इसमें 2 भरे जाते, अब 1 है तो भी स्टेबल है ना। अब इसमें 5 है तो इसका मतलब मैं यहां पर इस तरीके से इसमें 5 भर सकता हूं, यहां तक मैं 5 भर सकता हूं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। यानी अगर आपसे क्रोमियम 24 का पूछे तो 4s2 3d4 ना होकर 4s1 3d5 होता है। क्यों, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास करता है ना। आपने कहा सर ये 2 पर भी स्टेबल था s, तो 1 पर भी स्टेबल है, तो हमने एक इसको लेकर इसको दे दिया, इसका ये भी स्टेबिलिटी ले ली इसने, 5 इलेक्ट्रॉन एक बार फिल हो गए, और इसमें एक में भी स्टेबल था, इसका मतलब कंप्लीटली स्टेबल हो गया। अगर आपसे पूछे क्रोमियम का क्या होता है तो आपके क्रोमियम का जो है वो 4s1 और 3d5 होता है, 4s1 और 3d5 होता है। यहां तक की चीजें क्लियर है आपकी। ये था हमारे पास अपवाद। डी में 5 क्या है, डी में 5, डी में 5 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो क्लास में, जिससे ये उम्मीद लग जाए कि आप जो है घर से डायरेक्ट मुंह उठा के क्लास लेने आ रहे हो, आपने पिछला कुछ भी रिवाइज नहीं किया है। हाँ ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा 29 CU का क्या होगा, 29 CU अपवाद को लेकर बात कर रहे हैं ना, तो मुझे यहां पर बता दीजिएगा 29 CU का क्या होगा, कॉपर 29 का क्या होगा, फटाफट से अब मुझे बताएंगे कॉपर 29 का क्या होगा। कॉपर 29 का क्या होगा, अब बताइए फटाफट। स्टेबल बनाना है आपको, और ये दोनों के दोनों अपने आप में अपवाद है।
ठीक है, ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, अपवाद है। अब मुझे इसे स्टेबल बनाकर दिखाइए, स्टेबल किस तरीके से होगा। देखिए अगर मैं इसको बनाना चाहूं इसकी अगर हम करना चाहें क्या, अगर हम करना चाहें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 है ना। उसके बाद 3d, 3d पे देखते हैं कितने हुए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 10 20 और हम कितने ले सकते हैं, 20 और 9 29, 20 और 9 29, ठीक है, 20 और 9 29, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, एस जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर भी स्टेबल हो जाता, लेकिन डी में कितने आते हैं, डी में आते हैं 10। देखिए इस चीज को समझिएगा, ये अनस्टेबल कैसे है, ये अनस्टेबल ऐसे है, डी में हमारे पास होते हैं 5 कॉलम, कितने होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, इस तरीके से हमारे पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहूं तो आप कहें सर इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहले 9 भरने हैं हमें, 2 3 4 5, उसके बाद हम डबल भरना शुरू करेंगे, 6 7 8 और 9। मुझे एक बात बताइए, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता, इसका मतलब ये स्टेबल हो जाता है ना। और एस जो वो एक पर भी स्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका एक कॉलम है, उसमें एक भरा जाए तो भी स्टेबल है, 2 भरा जाए तो भी स्टेबल है। तो क्या मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे सकता हूं, हाँ या ना, मुझे बताइए। आपकी बिल्कुल ठीक बात है, हम इसे 4s1 करके इसे 3d10 कर देंगे, 3d10 कर देंगे। अब होगा क्या, होगा ये कि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसकी जो थी वो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ। तो इसका मतलब आप याद रखेंगे, क्रोमियम 24 और Cu 29 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अपवाद के रूप में है। इस चीज को आप समझ चुके होंगे इससे पहले, इसीलिए मैंने कल पढ़ाया था कि स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। यहां तक की चीजों को लेकर बताइए, कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए, यहां तक की चीजों को लेकर बताइए फटाफट, अगर कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे पास हुआ एक अपवाद। अब हम करेंगे जो हमने अब से पहले जितने चैप्टर करे हैं उनके क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। अब मुझे बताते हुए चलेगा, हम समझते हुए चलेंगे। अब तक हमने शुरुआत के 2 चैप्टर के क्वेश्चन लगा लिए थे, जो अब तक हमने पढ़ा है अब उसके चैप्टर लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन लगाएंगे जो अब तक हमने पढ़ ली चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए बी सी और डी में से कौन सा ठीक है, आपको बताना है। ए बी सी डी में से कौन सा ठीक है। देखिए अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे भी, है ना, थे भी, तो मुझे एक बात बताइए, पहले 1 2 और 3 ही तो भरे जाते, फिर चौथा यहां पर आता, तो ये खाली कैसे रह गया, जब हमें सिंगल सिंगल पेयर में भरने थे, है ना, सिंगल सिंगल पेयर में भरने थे। तो एक बात मुझे बताइए, ये तो हमारे पास गलत हुआ, यानी ए तो हो नहीं सकता। अच्छा इसको लेकर हम बात करें तो भैया पहले सिंगल सिंगल सिंगल, चलिए बात ठीक है, उसके बाद डबल, तो पहले यहां पर डबल होने चाहिए थे ना, यहां पर डबल का क्या मतलब है, क्रम है ना इस तरीके से भरने का, तो ये भी गलत हुआ हमारे पास, है ना। अब मैं इसको लेकर बात करूं, एक चीज समझिएगा, मुझे सिंपल सी चीज समझाइएगा। मैंने 1 भरा 2 3, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 4 5 6 ये भी ठीक बात थी, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चक्रण जो है इनका विपरीत होना चाहिए, यानी एक कॉलम में हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके चक्रण विपरीत होनी चाहिए। अगर एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दूसरी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, लेकिन इनकी तो सेम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। इसको लेकर बात करें तो पहले इसने ये भरा होगा, उसके बाद ये भरा होगा, उसके बाद ये भरा होगा, उसके बाद इसने ये भरा, उसके बाद ये भरा, इलेक्ट्रॉन इसके पास खत्म हो गए होंगे, तो भरने का क्रम बिल्कुल ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ठीक आंसर होगा। तो मुझे आप समझ चुके होंगे, जो आपने आंसर अगर ये सही दिया तो इसका मतलब आप पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वो करना आ चुका है। पी कक्षक का आकार कैसा होता है, पी कक्षक का आकार कैसा होता है आपसे पूछा गया है। सारे के सारे ये रेलवे के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, क्योंकि साइंस का सबसे बेस्ट पोर्शन रेलवे में ही आता है ना। अब मुझे बताइएगा, देखिए मैंने आपको 3 4 चीजें बताई थी। क्या मैंने आपको बताया था, पी कक्षक का आकार, एस का आकार,
P, D और F, इनके तीन मतलब चारों के बताए थे। S को लेकर मैंने बताया था गोलाकार होती है, गोलाकार। इसकी कैसी होती है, इसकी डंबल शेप होती है, डंबल। P की डंबल होती है, इसकी डबल डंबल होती है, डबल डंबल होती है। अगर मैं बात करूं F को लेकर तो इसकी होती है कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास पूछा किसका गया, हमसे पूछा गया P का, और P की कैसी होती है, P की होती है डंबल के आकार की, यानी आंसर होगा हमारे पास डंबल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डंबल के आकार की होती है। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डंबल। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यानी आपको बताना है, एक शेल जो होती है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है ना, ये आपसे पूछा गया कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसने बताया था, ये बताया था नील्स बोर ने। क्या बताया था, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होती है ना, 2n² होती है। यानी अगर मैं इस प्रकार शेल को बांटना शुरू कर दूं, किस प्रकार, इस प्रकार मैं शेल को बांटना अगर आपसे शुरू कर दूं, तो मेरे पास अगर ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, तो इसमें कितना होगा 2n²। 2n² का मतलब है, अगर मैं दूसरी सेल में ज्ञात करना चाह रहा हूं तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर, n इक्वल टू 2 होगा, यानी हमारे पास 8 होंगे। तो हम किसी भी सेल में ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी सेल में 2n² से, है ना, 2n² से। अगर मैं बात करने लगूं, ऐसा कभी पूछा नहीं गया, इतने हमारे पास इतना परमाणु क्रमांक भी नहीं होता। मुझे सिंपल सी चीज बताइए, मुझे बताइए 8वें कोष में कितने होंगे, 8वीं शेल में कितने होंगे। हाँ, नील्स बोर ने बताया था, 8वीं में बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2n² होगा, बिल्कुल ठीक आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के k कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अच्छा, ये भी किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। नील्स बोर ने कहा था, भैया ये जो होते हैं ना, ये बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में होते हैं, K, L, M और N। यानी K की ऊर्जा सबसे कम, L की उससे ज्यादा, फिर M और फिर N की सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, अच्छा, जो नाभिक के पास होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, जो नाभिक से दूर होते हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार नील्स बोर ने बांटा था, इस प्रकार नील्स बोर ने इसे बांटने की कोशिश की थी। इसने कहा था ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, और उसके बाद आती है एक कैंसी, एक आती है एन शेल आती है। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये के शेल जो है फर्स्ट नंबर की सेल है, ये सेकंड नंबर की सेल है, ये थर्ड नंबर की सेल है, और ये फोर्थ नंबर की सेल है। कौन से नंबर की, फोर्थ नंबर। के हमसे पूछा है, के बराबर, के में क्या होगा, के में हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², इसका मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपसे कुछ भी पूछ लेता तो आप आसानी से आंसर टिक कर सकते थे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल है। हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई गोल्डस्टीन या फिर हेनरी कैवेंडिश, किसने की थी बताइए प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको लेकर बात करें, है ना, इनको लेकर बात अगर हम करना चाहें तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए, किसने, थॉमसन, बहुत बढ़िया, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अच्छा, मैं बात करना चाहूं प्रोटॉन की, इसने की थी किसने, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। अगर मैं बात करना चाहूं न्यूट्रॉन की तो इसकी खोज की थी चैडविक ने इसकी खोज की थी। अच्छा, इसको लेकर कभी कभी पूछ लेता है प्रोटॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन नेम किसने दिया, तो प्रोटॉन नेम दिया था रदरफोर्ड ने दिया। प्रोटॉन नाम दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। यहां से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है इस पर चार्ज होता है, और इसका द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका क्या होता है, वेट होता है ना, भार होता है।
वहीं मैं बात करूं किसको लेकर, प्रोटॉन को लेकर। अगर मैं प्रोटॉन पर किसको लेकर बात करूं, चार्ज, तो ये पॉजिटिव में होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कूलाम है इस पर चार्ज होता पॉजिटिव में। अगर इसके वेट को लेकर बात करूं 1.672 इंटू 10⁻27 जो है केजी में इस पर वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है। वहीं मैं न्यूट्रॉन को लेकर बात करने लगूं तो इस पर नो चार्ज, कोई चार्ज इस पर नहीं होता है। इस पर, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर इसके वेट को लेकर बात करूं 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी जो है इस पर वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, हमसे पूछा था प्रोटॉन को लेकर, तो प्रोटॉन का चाहे आपसे चार्ज पूछ ले चाहे खोज पूछ ले, अगर आपसे देखिए आपसे पूछेगा भैया चार्ज, इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। नाम प्रोटॉन किसने दिया, रदरफोर्ड ने। इस पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है ना। अगर हम बात करें किसको लेकर, प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में। इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज को लेकर तो किसने की थी, कैवेंडिश ने खोज की थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश। सिंपल था, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। हमसे पूछा था किसको लेकर, प्रोटॉन को लेकर। आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो मुझे बताने की जरूरत है कि न्यूट्रॉन की खोज अभी हमने डिस्कस किया। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रस, इस पर कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं होता है, यह सबसे भारी होता है ना। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, आप यहां पर देखिएगा, यहां पर पावर है -31, तो इसका मतलब ये सबसे हल्का है ना। इसके अलावा मैं बात करूं सबसे भारी को लेकर बात करूं तो वो न्यूट्रॉन सबसे भारी है, आपको दिख रहा होगा न्यूट्रॉन सबसे भारी है। तो आपको याद रखना है ये सबसे भारी भी होता है न्यूट्रॉन। यह तीनों कणों में सबसे भारी भी है, सबसे भारी भी है। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। तो आंसर होगा जेम्स चैडविक। बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा कब की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, आपको बताना है, बताइएगा। चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कल मुझे इसकी खोज के ईयर आप बताएंगे। कल मैं आपकी होमवर्क का क्वेश्चन चेक करूंगा, बताइएगा। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी हो सकती है। अगर हमें समुद्री जल से नमक प्राप्त करना है तो नमक प्राप्त करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, आशवन। अच्छा, एक है हमारे पास अवसादन, एक है संग्रहण और एक है हमारे पास वाष्पीकरण। हाँ, न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट, सबसे भारी न्यूट्रॉन है। बहुत बढ़िया, अरमान मलिक, बताइएगा। ये अब तक जो हमने पढ़ा था ना, सेपरेशन ऑफ मिक्सर है ना, उसके भी क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल के भी क्वेश्चन में, एटॉमिक थ्योरी जो थी उसके भी क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो थे उसके भी क्वेश्चन है। इसमें सब सारे क्वेश्चन शामिल है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, आज आपके अब तक के पढ़ाई हुए के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। आंसर करिएगा। चलिए, तो आंसर होगा हमारे पास वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। अगर मैं वाष्पीकरण को लेकर बात करूं, देखिए होता क्या है, होता यह है कि हमारे पास यहां पर समुद्री लहरें आती हैं, हम छोटी छोटी क्यारियां बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्यारी, है ना। इसमें क्या आता है, समुद्र का पानी आता है, और समुद्र के पानी के साथ क्या आता है, नमक आता है ना। इस प्रकार आकर जम जाता है। होगा क्या, वाष्पीकरण यानी पानी जो है वो उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर बचेगा नमक, इसे कहते हैं वाष्पीकरण। तो आपसे पूछेगा समुद्री जल से अगर हमें क्या प्राप्त करना है, समुद्री जल से अगर हमें नमक प्राप्त करना है तो उसके लिए वाष्पीकरण मेथड को अपनाया जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है। किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव में बदल जाना, किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस में बदल जाना, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस में बदल जाना, या फिर किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, क्या कहलाता हमारे पास, ऊर्ध्वपातन, है ना। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन क्या कहलाता है। देखिए, सब्लिमेशन वास्तव में है क्या, आपने पूजा की होगी तो आपने कपूर यूज किया होगा। जब आप कपूर को रखते हैं तो कपूर डायरेक्ट ही हमारा कठोर है, और कठोर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कठोर से सीधा सीधा हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। आपने देखा होगा कपूर को खुला मत रखिएगा, ऐसे कहते हैं क्यों, क्योंकि वो ठोस से सीधा किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे पूछेगा
कि हमारे पास ऊर्ध्वपातन क्या है। अगर कोई चीज ठोस से सीधे हमारे किस में कन्वर्ट हो रही, गैस में, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन इसे कहते हैं। जैसे कपूर, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कपूर। याद रखिएगा, कपूर को खुला छोड़ने पर यह सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। और आपके नाक में बड़ी अच्छी अच्छी सुगंध आती है, वो डायरेक्ट गैस के थ्रू आपके नाक में आ रही होती है वो सुगंध। हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं, है ना, उन्हें हम सेपरेट क्यों करते हैं मिक्सचर को, आपसे पूछा गया है। अनचाहे पदार्थ बाहर निकालने के लिए, अच्छा, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ए और बी दोनों, या फिर शुद्धियों को दूर करने के लिए। शुद्धियों को दूर करने के लिए, हाँ, मुझे बताइएगा, हम पृथक्करण यानी हम जो सेपरेशन करते हैं मिक्सचर का, वो किस मकसद से करते हैं? हमारा टारगेट क्या होता है सर? जैसे हमारे पास अनचाही चीजें, जैसे गेहूं में कंकड़ आ गए, अनचाही तो है ना, दाग अनचाहे हैं, चलिए, तो उन पत्थरों को हम बीन कर अलग कर देते हैं। इसके अलावा आपकी ये अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि हमारे किसी मिक्सचर में अशुद्धि है ना, इन सारी चीजों के लिए तो यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। तो दोनों आंसर ठीक होंगे। अनचाही चीजें जो होती हैं उनको दूर करने के लिए और अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? अच्छा, अभिकेंद्रण क्या होता है? अभिकेंद्रण, देखिए, एक होता अपकेंद्रीय, एक होता अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय होता है जिसमें अंदर की ओर फोर्स लग रहा हो, और अपकेंद्रीय कौन सा होता है? जिसमें बाहर की ओर फोर्स लग रहा हो, है ना, बाहर की ओर फोर्स लग रहा हो, वो होता हमारे पास अपकेंद्रीय। बताइए। देखिए, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं, आपने एक चीज देखी होगी, जब हम कपड़े को धोते हैं तो कपड़ा जब धुलती है मशीन, तो इस तरीके से घूमती है, कपड़ों को बाहर की ओर फेंकती है। तो इसका मतलब बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, ये तो होगा। अब हम मक्खन निकालते हैं तो मम्मी इस तरीके से रई को चलाती है। अब जब रई चलती है तो इसका मतलब वो दूध को, मतलब मठा को बाहर की ओर फेंकती है। जब वो मठा को बाहर की ओर फेंकती है तो इसका मतलब इसमें भी हमारा कौन सा बल लग रहा है? ये बल लग रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसको लेकर, है ना, किसको लेकर बात करें? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जब आप जाओगे ना, अपना ब्लड जो है उसे टेस्ट कराओगे, तो ब्लड को एक सर्कल में रख दिया जाता है और मशीन को जो है बंद कर दिया जाता है। वो घूमती है अंदर, वो घूमती है तो ब्लड को बाहर की ओर फेंकती है। जब बाहर की ओर फेंकती है तो उससे कण जो है वो दूर हो जाते हैं और नीचे सीरम सा बचता है। तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, जबकि मिलावटी किए गए खाद्य पदार्थों में इसका यूज नहीं होता है ना, इसका यूज नहीं होता। उसके लिए अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसे अभिकेंद्रीय को नहीं अपकेंद्रीय कर लेना, इसे अभिकेंद्रीय गलत लग रहा है, ये अपकेंद्रीय होना चाहिए, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण फटकना, है ना, फटकना विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अन्न कण तथा भूसे का मिक्सचर, अन्न कण तथा कंकड़ का मिक्सचर, गीली मिट्टी तथा कंकड़ का मिक्सचर, मिट्टी तथा जल का मिक्सचर। फटकना कौन सी मेथड है? फटकना का हम इसमें किसमें यूज करेंगे? चीजों को फटकने में। देखिए, मिट्टी को जल से अलग करना, अरे इसमें कैसे कर देंगे? फटकोगे क्या मिट्टी और जल को इस तरीके से? नहीं फटक सकते। गीली मिट्टी से कंकड़ को फटकोगे क्या इस तरीके से? नहीं फटक सकते, है ना, नहीं फटक सकते हैं। बताइए, फटकने के लिए कौन सी यूज करेंगे? ए और बी आपके पास दो है, अन्न कण से भूसे का निकालना या फिर अन्न कण तथा कंकड़ का मिक्सचर। किसको करेंगे? देखिए, अन्न कण से कंकड़ को निकालने के लिए हम चुनने का यूज करेंगे। किसका? चुनने का यूज करेंगे जब हम कंकड़ को निकालेंगे। जबकि मैंने आपको बताया था दो भारी पदार्थों को, ठोस पदार्थों को अलग करना है
मिक्सचर को अलग करना है और उसमें एक हल्का हो और एक भारी हो, तो हम फटकेंगे। फटकेंगे क्यों? क्योंकि हवा लगेगी तो हल्का वाला उड़ जाएगा। तो इसका मतलब हम फटकने के लिए यूज करेंगे किसका? अन्न कणक तथा भूसे के मिश्रण का। ठीक है, फटकने के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है? आशवन, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन या फिर अपकेंद्रीय? वो अपकेंद्रीय ही था, मैंने सही करा दिया था, है ना, अभिकेंद्रीय नहीं था, वो अपकेंद्रीय था। फटाफट बताएंगे किसका यूज किया जाएगा। ठीक है, हमें मठा से मक्खन निकालना है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो आपको सीधी सी बात पता है, जब हम रई चलाते हैं तो रई क्या करती है? रई सिंपली क्या करती है? वो चीजों को, दूध को बाहर की ओर फेंकती है, और ये बाहर की ओर जो बल लगता है इसे कहते हैं हम अपकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय बल। अंदर की ओर अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। तो चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो मक्खन निकालने वाली मशीन हो, चाहे वो हमारे पास हमारे ब्लड को टेस्ट करने वाली मशीन हो, है ना, जिसमें हम सारे भारी कणों को अलग कर लेते हैं, उन सभी में हमारा कौन सा मेथड यूज होता है? अपकेंद्रीय मेथड। अपकेंद्रीय मेथड यूज होता है। हाँ, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड? आपको बताना है ऊर्ध्वपातन का गुण। अच्छा, ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से सीधे का सीधा गैस में कन्वर्ट, इनमें से कौन सा होगा, ये पूछना चाह रहा है। कभी कभी कपूर का एग्जाम्पल ना देकर आपको ये पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पास ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाएगा, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। तो आंसर बताइए क्या होगा? सोडियम क्लोराइड है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है भाई, नमक का क्या मतलब है? कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्या मतलब रहा? आंसर हमारे पास होगा अमोनियम क्लोराइड। ये किसका गुण दिखाता है? ये ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाता है, सब्लिमेशन का गुण दिखाता है। यानी अगर हम अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट हम किस में रख देंगे? हवा में रख देंगे, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गुण दिखाता है अमोनियम क्लोराइड। कौन दिखाता है? अमोनियम क्लोराइड दिखाता है, आपको याद रखना है। तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाता है, सब्लिमेशन का गुण दिखाता है। मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया डैश के रूप में जाना जाता है? आसवन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है, मैंने आपको अभी बताया। अगर हमें कोई चीज डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रही है, वो सब्लिमेशन ही ऊर्ध्वपातन है। इसे हटाइए, इसे हटाइएगा। आसवन क्या है? कोई दो द्रव हो हमारे पास और दोनों द्रवों में, है ना, दोनों द्रवों में बहुत ज्यादा क्वथनांकों में अंतर हो, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर हो, तब हम आसवन का यूज करते हैं। प्रभाजी आसवन का तब यूज करते हैं जब दो द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांकों में कम का अंतर होता है। तो इसका मतलब इस विधि का हम यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज है। अच्छा, क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टल के रूप में चीजों को अलग कर लेते हैं क्रिस्टलीकरण में। ये भी मेथड यूज नहीं होगा, मेथड होगा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो आपसे दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अगर हमें अलग अलग रंगों को अलग अलग करना है, मान लीजिए आपके पास एक बोतल है और बोतल में 10-15 रंग मिला दिए हैं और हमें उन कलर को अलग अलग करना है, यानी एक कलर को अलग करना है, लाल को अलग करना है, पीले को अलग करना है, सारे कलर को अलग करना है, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, है ना। किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग तरीली पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जब डैश होता है। अभी डिस्कशन किया था, उनके क्वथनांक में कम का अंतर हो, उनके क्वथनांक में अधिक का, उनके क्वथनांक में कोई अंतर ना हो, उनके क्वथनांक में अधिक का अंतर हो, या फिर गलनांक में कम का अंतर हो। बताइए क्या होगा? देखिए दो चीज हमने पढ़ी। अगर क्वथनांकों में ज्यादा का अंतर हो तब आसवन, और क्वथनांकों में कम का हो तब प्रभाजी आसवन का यूज किया जाता है। तो क्वथनांकों में जब कम का अंतर होता है, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर हो तब किसका यूज करेंगे? तब आप कहेंगे वो हमारे पास प्रभाजी आसवन है ना। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर हो क्वथनांकों में, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करते हैं आसवन विधि का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो डैश फनल द्वारा अलग किया जाता है? मैंने आपको एक बताया था फनल द्वारा अलग करना चीजों को। कैसे बताया था? मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस तरीके से फनल बनाया था। चलिए, ये सही था? नहीं, ये फनल गलत थी। इस तरीके से फनल नहीं होनी चाहिए थी, फनल इस तरीके से होनी चाहिए थी हमारे पास। ये हमारे पास कोई फनल है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमारे पास कोई फनल थी। ठीक, इसमें हमारे पास कोई इस तरीके से द्रव भरे हुए थे। ठीक, और नीचे भी कोई दूसरा द्रव भरा हुआ था। नीचे क्या था? नीचे दूसरा द्रव भरा हुआ था। इसमें हम किसका यूज करते थे? आप कहेंगे पता क्या होता था? ऐसे द्रवों, सबसे पहले फनल कीप का यूज कहां पर करते थे? दो द्रवों को अलग करने में। अच्छा, दो द्रव कैसे? जो आपस में मिक्स नहीं होते हो, अलग नहीं होते, मतलब घुलते ना हो। अच्छा, जब घुलते नहीं होंगे तो पहले हम इसको अलग कर लेंगे, उसके बाद जब ये खाली हो जाएगा तो दूसरा बर्तन लगाएंगे, फिर इस वाले को अलग कर लेंगे, है ना। इसे कहते हैं फनल मेथड, कीप का मेथड कहते हैं। तो किन के लिए यूज होता है? ऐसे द्रव जो हमारे पास घुलते नहीं है। अच्छा, इसमें से मुझे ऐसे चीज बताइए जो आपस में घुलते ना हो। ऐसे दो द्रव बताइए जो घुलते ना हो। आपने सीधी सी बात है, ऑयल एंड वाटर कभी नहीं घुलते हैं, तो तेल और पानी के मिक्सचर को अलग करने के लिए फनल का यूज करते हैं। किसका यूज? फनल का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फनल का यूज करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किस कारण होता है? परमाणु का द्रव्यमान किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बताइए किसके कारण होता है? हाँ, घनत्व में अंतर बहुत बढ़िया। किसने बताया था ये? कौन है भाई? इसे ऑस्कर दिया जाता था थोड़ा सा। अरे, दो बच्चे हैं एक साथ, कल्याण और एक बात होता है, जानी नाम ही रखा था या फिर कोई मूवी देख ली थी? चलिए भाई, रेलवे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ये रेलवे एग्जाम के ही क्वेश्चन है सारे के सारे, सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के। चलिए मैं इसे भी बता देता हूं, ये क्वेश्चन किस रेलवे एग्जाम का पूछा गया, बताऊं क्या? एक मिनट रुकिएगा, मैंने क्वेश्चन निकाले थे बुक्स वगैरह से, तो मैं ये क्वेश्चन भी बता दूंगा किस एग्जाम का है। अच्छा, ये वाला रेलवे का नहीं, ये एसएससी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे जब हमारे पास पूरा का पूरा द्रव्यमान जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं केंद्र में, उन पर ही डिपेंड करता है हमारा पूरा का पूरा परमाणु का द्रव्यमान। तो आपसे पूछेगा परमाणु का द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? तो आप कहेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, और इसे डिनोट करते हैं किससे? ए से। तो ए बराबर कितना होता है? कभी कभी पूछ लेता है ए बराबर क्या होता है। ए बराबर होता है हमारे पास, ए बराबर होता है हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, बिल्कुल ठीक होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सबसे पहला परमाणु सिद्धांत, सबसे पहला परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आवागाद्रो ने, न्यूटन ने, पास्कल ने, या फिर डॉल्टन ने? किसने प्रस्तुत किया था? आवागाद्रो को पढ़ा था क्या हमने? परमाणु सिद्धांतों में नहीं पढ़ा। क्या हमने न्यूटन को पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या हमने पास्कल को पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो आप डायरेक्टली यहां तक पहुंच सकते थे। डाल्टन आंसर होगा, है ना। किसने दिया था? डॉल्टन ने दिया था सबसे पहला परमाणु का सिद्धांत, डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, डॉल्टन, आइंस्टीन, या फिर थॉमसन? किसने की थी परमाणु के नाभिक की खोज? परमाणु के नाभिक की खोज फटाफट बताइए चलिए।
किसके द्वारा की गई थी? बहुत बढ़िया, रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा, परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार बताइए, और नाभिक का आकार, नाभिक का आकार दोनों बताइए। परमाणु और नाभिक के आकार क्या क्या होते हैं, फटाफट बताइए। परमाणु और नाभिक के आकार, अगर मैं परमाणु के आकार को लेकर बात करूं, 10⁻⁻10 जो है मीटर, ये होता है परमाणु का आकार। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। आपसे पूछेगा परमाणु को नापने की यूनिट क्या है, वो है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अच्छा, वहीं मैं बात करूं नाभिक को नापने की इकाई क्या है, वो है फर्मी। क्या है? फर्मी है। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे तो आंसर होगा हमारे पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बिल्कुल ठीक आंसर होगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु धनात्मक आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। अच्छा, परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, कौन सा इसका सही था? हमने डिस्कशन किया था, इसी को कहते हैं पाम पुडिंग मेथड, या फिर तरबूज वाला मेथड इसे कहते हैं, है ना। वाटरमेलन मेथड इसे कहा जाता है। वाटरमेलन क्या है? मेथड इसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज बताइएगा, वो चीज क्या है? वो चीज ये है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इसमें पॉजिटिव पोर्शन होते हैं, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव होते हैं। और जहां नेगेटिव पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, उदासीन रहा होगा, हाँ या ना। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने आपको चीज पढ़ाई थी उससे चीजों को समझिएगा। बेशक बहुत बड़ा भाग पॉजिटिव है, लेकिन एक मेंटली रूप से सोचिएगा, जिस चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन आ रहे हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन आ रहे हैं, वो उदासीन है, वो उदासीन है। तो आपने बेशक एक चीज पढ़ी कि बड़ा पोर्शन कौन सा है, बड़ा भाग कौन सा है, रेड कलर वाला, जो कि पॉजिटिव था, है ना, जिन्हें प्रोटॉन कहा गया। जो नेगेटिव था वो छोटे छोटे धसे हुए होते हैं बीज की तरीके से, वो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। इसे था पाम पुडिंग मेथड या फिर वाटरमेलन मेथड। लेकिन इन्होंने ये कहा वैद्युत रूप से हम सोचें तो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये उदासीन है। क्या है? इसका मतलब ये उदासीन है। ये बिल्कुल ठीक होगा, है ना, ये उदासीन होगा। क्योंकि हमें ये नहीं पता चला था इस मेथड तक कि कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन वाला पोर्शन है ना। तब आंसर क्या होगा हमारे पास? अगर ये गलत हो गया हो किसी का तो याद रखेंगे, इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा भाग होता है जो कि पॉजिटिव होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे धसे हुए होते हैं। ये बिल्कुल कथन ठीक है। अगर हम बात करें उदासीन होते हैं, जी हाँ उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? उसे उदासीन कर देंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये किसी को नहीं पता था तो अब याद रखेंगे, ठीक है, ये अब याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग से क्या पता लगाया था? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर नाभिक। देखिए रदरफोर्ड ने क्या करा था, रदरफोर्ड ने एक क्या ली थी, एक पन्नी ली थी, है ना, एक क्या ली थी, एक पन्नी ली थी, गोल्ड फॉइल, है ना, गोल्ड फॉइल। जब उस पर अल्फा कण डाली गई, अल्फा किरणें डाली गई, तो हुआ क्या, कुछ हमारी सीधी निकल गई, बहुत ज्यादा सीधी निकली, है ना। ज्यादा कैसी निकली? ज्यादा सीधी निकली, ठीक है। अच्छा, ज्यादा सीधी निकली और कुछ हमारी कैसी हुई? आपने सर कुछ हमारी वापस लौट गई, कुछ क्या हुई? कुछ वापस लौट गई। तो इसी से पता चला भैया एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है बीच में, जहां पर पूरा का पूरा परमाणु का भार काम करता है। और ये कैसा? एक पॉजिटिव है। इसी को नाभिक कहा गया, इसी को न्यूक्लियस कहा गया। और ये किससे पता किया? अल्फा किरणों की बमबारी से।
किससे? अल्फा किरणों की बमबारी से पता हुआ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा। किन किरणों की बमबारी से? वो थी अल्फा कण। अल्फा कणों की बमबारी से नाभिक की खोज की गई। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बोर की कक्षा को स्तर कहा जाता है क्योंकि बोर की जो कक्षा है, नील्स बोर ने जो मेथड दिया, उनकी कक्षाओं को स्तर कहा जाता है। स्तर क्यों कहा जाता है? प्रोटॉन नाभिक में स्थिर है और स्थिर रहते हैं इस वजह से, उनमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं इस वजह से, उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निर्धारित होती है इस वजह से, उनके इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है इस वजह से कहा गया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी? मैंने ये कहा था, नील्स बोर ने ये कहा कि भैया मेरे पास ही नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इसके बाद आती हैं कक्षाएं, है ना, क्या आती हैं? कक्षाएं आती हैं। ये हमारे पास के शेल होगी, मान लीजिए ये हमारे पास हो गई एल सेल, ये हमारे पास होगी एम शेल, ठीक है ना, ये हमारे पास होगी एन शेल। कौन सी होगी? ये हमारे पास होगी एन शेल। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में घूम रहा है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ऊर्जा की जरूरत है ना, ठीक, स्पेसिफिक ऊर्जा की जरूरत है, मतलब फिक्स ऊर्जा की जरूरत है। के शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फिक्स ऊर्जा चाहिए। उसी तरीके से एल शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फिक्स ऊर्जा चाहिए, वो इससे अलग होगी, के से, और ज्यादा होगी। एम में अलग चाहिएगी, के से भी अलग, एल से भी अलग, मतलब एम में जो घूमेंगे उनके लिए अलग ऊर्जा की जरूरत होगी, है ना, और वो के और एल से ज्यादा होगी। वहीं हम बात करें एन को लेकर, तो एन सेल में जो होंगे इलेक्ट्रॉन, उनके लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी के, एल, एम और एन में, ठीक है। और वो जो होंगे हमारे पास, उनके लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत होगी, इसीलिए नील्स बोर ने इन्हें ऊर्जा कक्षकों में बांटा, है ना, ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में बांटा, के, एल, एम और एन, ठीक। उन्होंने कहा अगर मुझे के सेल से एम सेल पर जाना है तो मुझे ऊर्जा बढ़ानी होगी, यानी कम ऊर्जा स्तर से अगर ज्यादा ऊर्जा स्तर में जाना है तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। वहीं मैं बात करने लगूं ज्यादा ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में जाना है तो मुझे एनर्जी जो है वो घटानी पड़ेगी, वो कम करनी पड़ेगी। ये था नील्स बोर का मेथड, ठीक है ना। किसका था? नील्स बोर का ही मेथड था। सिंपल है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक मुझे आप बताइएगा आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा हमारे पास, उनके इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है, इस वजह से उन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बांटा गया था। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है। अच्छा, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक बड़ा होता है, पहला यह है, मतलब परमाणु जो है वो छोटा है, नाभिक बड़ा है, ये कहा गया है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। अच्छा, परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसमें नाभिक होता है। अच्छा, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। बताइए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने एक चीज जानी, क्या? केंद्र में एक पॉजिटिव भाग है जिस पर पूरा का पूरा परमाणु का द्रव्यमान काम करता है, जिसे नाभिक कहा गया। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक कथन है, ये तो गलत नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने कहा भैया इलेक्ट्रॉन जो है इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ऊर्जा स्तरों के बारे में नहीं बताया था, के, एल, एम शेल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, चक्कर लगाएंगे, तो इसका मतलब ये भी ठीक है ना। इसके अलावा परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ये भी कहा था इन्होंने। अल्फा किरणों की बमबारी की थी। तो आप कहेंगे सर इसमें से ये गलत है, क्यों गलत है? एक चीज मुझे बताइए, ये है हमारे पास नाभिक, न्यूक्लियस से नाभिक है। नाभिक, मैंने आपको कहा था नाभिक का आकार इन्होंने कितना बताया, तो इन्होंने नाभिक का आकार बताया 10 की पावर -10 मीटर बताया, है ना। वही मैं बात करूं, परमाणु का आकार कितना बताया, परमाणु का आकार वो बताया 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 जो है वो मीटर बताया किसका, परमाणु का। वही मैं नाभिक को लेकर बात करूं, नाभिक को लेकर, तो नाभिक का कितना बताया, तो इन्होंने नाभिक का बताया 10 की पावर -15 मीटर। तो इसका मतलब बड़ा कौन सा, बड़ा तो परमाणु है। और इसमें क्या कह रहा है, परमाणु का आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है, नाभिक का आकार तो छोटा होगा, नाभिक का आकार छोटा होगा। डी ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है। इस पॉइंट को निकाल के देखिएगा, जब मैंने ये आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया था, साफ साफ लिखवाया था,
नाभिक वही होता है जहां पर लगभग परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कम करता है ना, संपूर्ण द्रव्यमान क्या है, काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाभिक का आकार जो है भैया, सीधी सी बात है, मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा परमाणु है, नाभिक यहां पर है, तो नाभिक बड़ा हो जाएगा या फिर परमाणु बड़ा होगा पूरा का पूरा? अरे भैया, नाभिक तो परमाणु के अंदर है। तो आप खुद सोचिए इस चीज को, जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी खोज कर ली, क्या वो ये बताता, गलत बताता इस चीज को कि भैया परमाणु का नाभिक बड़ा होता है, परमाणु बड़ा होता है? अरे नाभिक का मतलब है सेंटर, तो इसका सेंटर ज्यादा बड़ा होगा, पूरा पूरा परमाणु बड़ा होगा, सीधी सी बात है, परमाणु बड़ा होगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है परमाणु की? अब बताइएगा परमाणु की कितनी होती है, अभी तो डिस्कशन किया। रदरफोर्ड ने क्या बताया, परमाणु का आकार होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, और नाभिक का होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। और परमाणु की जो यूनिट होती है नापने की, वो होती है क्या, वो होती है हमारे पास एंगस्ट्रॉम। तो आंसर होगा हमारे पास 10 की पावर माइनस 10 मीटर जो है वो परमाणु की त्रिज्या होती है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? चौथे स्तर में, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखिए एक चीज समझिएगा, नील्स बोर ने कहा 2n² इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n², ठीक है ना। चौथे में पूछा आपसे 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 यानी 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं, 32। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32, फोर्थ सेल 32। बहुत बढ़िया, 25 का सी, हाँ ठीक है। आगे की ओर बढ़ते, एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? एल सेल, के, एल, एम और एन। इसका मतलब काउंटिंग करिए, 1 2 3 और 4, 2 पर आ रहा है यानी 2n², 2n² यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी हमारे पास 2 इंटू 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं एक कक्षक में? ऑर्बिट, अब कक्षा की बात नहीं हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही है, ऑर्बिट की हो रही है, ऑर्बिट की। तो मैंने ऑर्बिट को लेकर आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने कहा था भैया मेरे पास, मान लीजिए पी ही ले लिया, मैंने पी ही ले लिया, ठीक है, ये 3 पोर्शन में पी डिवाइड था। मैंने कहा इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ये हमारे पास ये है कक्षक, ये जो छोटे छोटे हैं ये ब्लॉक्स जो है ये है कक्षक, ऑर्बिट्स ये रहे। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2, और 2 आएंगे और विपरीत चक्रण के होंगे, है ना, विपरीत स्पिन के होंगे, विपरीत चक्रण के होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। कक्षक को लेकर बात की है, ऑर्बिट्स को लेकर बात की है, किसको लेकर? ऑर्बिट को लेकर बात की है। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, एस, पी, डी और एफ। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, और एफ में 14। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर होगा एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 14 आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आगे की ओर बढ़े, नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा स्तर की अवधारणा किसने दी थी? ऊर्जा स्तर किसने बताए थे? के, एल, एम और एन। अभी तो बात की, नील्स बोर ने बताया था भैया हर शेल के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई कम से ज्यादा पर जाएगा तो ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा से कम पर आएगा तो ऊर्जा घटानी पड़ेगी। तो ये किसने दिया था? ये दिया था नील्स बोर ने। तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज, ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। कल मुझे दोनों होमवर्क के क्वेश्चन के आप आंसर दे रहे होंगे। तो ये हुई आज की हमारी क्लास। अब सुनिएगा, हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं और चारों चैप्टर के हमने क्वेश्चन लगा लिए हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने अब तक पढ़े हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और कल हम अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। न्यू चैप्टर कल से हम शुरू कर रहे होंगे। ये आज तक हमने जो पढ़ा है उसके हमने सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई और आपके 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है हमें कॉन्फिडेंस जगा होगा कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने वो भी लगा लिए। सिंपल है, कोई दिक्कत यहां तक आई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और अब तक जो आपने पढ़ा है आप प्रॉमिस करके जाइएगा, कल आप अब तक के 4 चैप्टर जो पढ़े हैं उनका कल आप रिवीजन करके आओगे, है ना। जो आपने अब तक जितनी चीजें पढ़ी हैं
उनका कल रिवीजन करके आओगे। और अब तक जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, तो अब तो केवल रिवीजन की बारी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए कल मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद आप जुड़े